Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta June 2020 current affairs compilation and three more videos. So after this हमारा ये जो current affair का compilation है वो complete हो जाएगा and then we will start from July current affairs. Okay? इसके साथ साथ हमारे कुछ pages 123 and 124 pages रह गए थे. So ये pages कराने के बाद जो टारगेट है पहले अभी वो कंप्लीट कराने के बाद इसके बाद मैं आपको वो 2 पेजेस और कराऊंगी. ओके सो एक एस्पिरेंट ने ही कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप मैच कर रहे हैं पीडीएफ के साथ. इससे जो भी अगर थोड़ी बहुत मुझसे भी कोई पेजेस छूट जाते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट तो मैंने लिए हुए थे बट बाय मिस्टेक वो 2 पेजेस रह गए. सो आई विल कंप्लीट दैट इन दिस वीडियो ओनली. सो इन्वेस्टमेंट मॉडल से स्टार्ट करते हैं. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें एंड वीडियोस को शेयर भी करा करो. ओके सो इन्वेस्टमेंट मॉडल से स्टार्ट करते हैं. चलिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस तो एक वर्किंग ग्रुप सेबी ने बनाया है. सेबी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए भी बनाया गया है, वर्किंग ग्रुप बनाया है. नाउ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द पैनल, जो पैनल है वो सेबी ने सेटअप किया था सितंबर 2019 में. किसके चेयरमैनशिप के अंदर? ईशांत हुसैन की चेयरमैनशिप के अंदर. डायरेक्टर हैं ये एसबीआई फाउंडेशन के एंड फाइनेंस डायरेक्टर भी रह चुके हैं टाटा सन्स के अंदर. इन्होंने कहा कि कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को मींस हमें लाना होगा एंड कुछ रेगुलेशंस लानी होगी, कुछ एसएससी दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट करने होंगे ताकि लिस्टिंग हो सके एंड फंड को रेज कर सके सोशल एंटरप्राइजेस भी एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी. तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का आइडिया है कि लिस्टिंग हो सोशल एंटरप्राइजेस की, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी मींस कंसीडर किया जब यूनियन बजट 2019-20 बनाया था. रिकमेंडेशंस क्या थी कि डायरेक्ट लिस्टिंग होनी चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की थ्रू द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स एंड अ रेंज ऑफ फंडिंग मैकेनिज्म्स. दूसरा, जो भी फंडिंग मैकेनिज्म जो सजेस्ट किए गए जैसे कि सोशल वेंचर फंड्स भी ले सकते हैं. एक नया मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है उसको प्रपोज किया गया कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो जिसके थ्रू वो फंड्स रेज कर सकते हैं अंडर सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस. नेक्स्ट, जो भी प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज होंगी वो भी लिस्ट की जा सकती हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर. देन सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या जिसके लिए सब किया जा रहा है? तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू प्राइवेट एंड जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं they to serve private and non-profit sectors providers by channeling greater capital to them. मीन्स अगर उनके पास ज़्यादा कैपिटल होगा, सो हमने ये देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं दे आर मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू पब्लिक, सो कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी. इस प्रोपोजल के अकॉर्डिंग जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसको हाउस किया जाएगा एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही, जैसे कि हमारा बीएससी और एनएससी है. सो दैट्स वाई. देन देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा. सोशल वेलफेयर एंटरप्राइजेज या जब नॉन प्रॉफिट्स होंगे उनको जब कैपिटल मिलेगा एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, सो लाइवलीहुड्स जो होंगे वो दोबारा से रिबिल्ड कर पाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ. एंड ये जो रिकमेंडेशंस है इससे एक वाइब्रेंट एंड सपोर्टिव इकोसिस्टम आएगा. जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर है वो भी अपना पूरा पोटेंशियल जो है वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि कितने मीन्स फुल पोटेंशियल से वो काम करें एंड सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करें. सोशल कैपिटल की ज़रूरत क्यों होती है? सोशल कैपिटल की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि रिपेयर की एंड रीबिल्ड होने की ज़रूरत है जो कि बैड रॉक होते हैं किसी भी इकोनॉमी का. क्योंकि कन्वेंशनल कैपिटल जो आपकी मीन्स पहले से ही रखी रहती है वो फाइनेंशियल रिटर्न्स दे सकती है बट दैट विल नॉट बी एबल टू कैरी सच अ बर्डन बाय ऑल इटसेल्फ. मीन्स सिर्फ आप कन्वेंशनल कैपिटल से काम नहीं चला सकते, सोशल कैपिटल और होगी साथ के अंदर. So it is not only the patient but its goal is precisely to support and fortify social structures that are in danger of collapsing because of COVID-19. तो social enterprises क्या होती हैं? ये revenue generating business होते हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, जैसे कि हेल्थ केयर हो गए, क्लीन एनर्जी हो गए, सो दीज ऑल.
यूके के अंदर सोशल स्टॉक एक्सचेंज लंदन के अंदर है जो सोशल एंटरप्राइजेस को कनेक्ट करता है। कीनिया के अंदर कीनिया सोशल इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है। कनाडा के अंदर ओंटारियो गवर्नमेंट भी इनको हेल्प करती है। एसवीएक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है कैनेडियन कंपनीज एंड फंड्स में। सिंगापुर के अंदर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, सो इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है, तो इनको आप मेंस के अंदर भी लिख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट्स क्या रही इंडियंस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सो लिडार क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो लिडार डाटा को यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्चेस को कंटिन्यू करने में ग्लोबल पैंडमिक के बीच में। ये हाई रिजोल्यूशन मैप्स वो बना रहे हैं लेज़र लाइट को यूज़ करके। सो लिडार एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जो लाइट को यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ ए pulsed laser to measure ranges that is variable distances to the earth। देखिए ये थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि साइंस के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि साइंस मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एंड अगर आप इससे अच्छा समझा सकते हैं या समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ जितना जानने के लिए ज़रूरी है उतना मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। बाकी साइंस देखिए मेरा सब्जेक्ट नहीं है एंड आपने भी देखा होगा कि यूपीएससी के अंदर जो साइंस है वो सिर्फ हमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है वही करना होता है। सो ये आप डायग्राम देखिए, दिस इज़ योर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप अपने पीडीएफ के अंदर भी देख लीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ से आपको ये लाइट रेडार दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहाँ तक आपको रेज दिखाई दे रही है। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स जिनको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये देखिए कैसे काम करता है, पहले ये देख लेते हैं उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। इसके अंदर एक लेज़र है, स्कैनर है। स्कैनर क्या होता है, ठीक है। जीपीएस रिसीवर है, इसी के अंदर जीपीएस रिसीवर होता है। तो जो एयरप्लेन्स होंगे, जो हेलीकॉप्टर्स होंगे, उनको यूज़ किया जाएगा। सो ये ब्रॉड एरियाज़ में, देखिए ये तो इतना सही है, लेकिन एरिया क्या ये कवर कर रहा है, ब्रॉड कवर कर रहे हैं। लेज़र लाइट ये थ्रो करेंगे एट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑन द अर्थ सरफेस, एंड टाइम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम लगता है इट टेक्स टू रिटर्न टू द लिडार सोर्स। ओके, ध्यान रखिएगा। गिवन द स्पीड देखने के बाद कि लाइट जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है, सो उससे ये जो प्रोसेस है ये पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस है एंड ऑफ मेजरिंग एंड द एग्जैक्ट डिस्टेंस थ्रू लिडार अपीयर्स टू बी इनक्रेडिबली फास्ट। मीन्स डिस्टेंस मेजर करने की एक तरीके से बात कही जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएंगी? एक तो देखिए ये फॉग, मान लीजिए बारिश हो रही है, स्नो है, डस्टी वेदर है, ये वहाँ काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ग्लास वॉल हो या डोर हो तो उसको ये डिटेक्ट करने में थोड़ी इसको प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स मेकर्स होते हैं वो लिडार को यूज़ करते हैं, साथ साथ में सेकेंडरी कैमराज और सेंसर्स होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि इसका टॉपिक क्या है। टॉपिक यही है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो हाई रिजोल्यूशन मैप्स बना सकें पल्स्ड लेबर रेंजेस को मेज़र करने के लिए। एंड मेन एम यही है कि जो अर्थ की शेप है उसके बारे में और 3D इंफॉर्मेशन मिल सके, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल सके, उसके सरफेस की करेक्टरिस्टिक्स पता चल सके, ठीक है। सो ये हमें सिर्फ इतना ही करना है एज पर यूपीएससी आपका जो सब्जेक्ट है। अगर आपका यू ऑप्शनल साइंस सब्जेक्ट होगा तो उसमें आपको हो सकता है थोड़ा डिटेल में करना पड़े। अब देखिए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, 3 तो सभी को पता होंगे, ठीक है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ में भी कुछ कंफ्यूजन रहता है, फिफ्थ में भी, तो सभी पढ़ते हैं। तो नासा के साइंटिस्ट जो ऑन अर्थ, उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉट्स एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस के साथ कोलैबोरेट किया है कि वो पहली बार बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये है आपका फिफ्थ मैटर। ओके, क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पेपर के अंदर आ सकता है कि ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये फिफ्थ स्टेट मैटर है। वन ऑफ द, ये जो मैटर है ये क्रिएट किया जाता है कोल्डेस्ट प्लेसेस में, जैसे कि कोल्ड एटम लैबोरेटरी एक डिवाइस है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी होती है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिससे स्पेस बने एंड जिसके अंदर मास हो वो मैटर होता है। जो मैटर होता है वो एटम से बना हुआ है एंड उसके बाद जो एटम्स होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। जब काफ़ी सारे एटम्स को मिला दिया जाता है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है।
एंड उस वो यही सब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके लिए, मैटर के लिए। तो जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर किसी पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्टेड हो तो फिर वो क्या बन जाती है, केमिकल एनर्जी। सो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब ये देखिए, ये सभी को पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये है क्या, इसका नाम रखा गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस के बाद, ठीक है। आइंस्टाइन आपने नाम सुना होगा, सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो इंडियन मैथमेटिशियन है, उनके बाद ये नाम रखा गया है। ये कूल टेम्परेचर्स में होता है, जहाँ पे जो टेम्परेचर हो वो नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो हो। एंड यहाँ पर जो एटम्स होते हैं दे वो अपना एक क्लस्टर बना लेते हैं, क्वांटम ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसके अंदर वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था 1995 में, लेजर्स एंड मैग्नेट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके एक सैंपल बनाया था रबिडियम का विद इन अ फ्यू डिग्रीज ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। तो अगेन हमें अपने प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो ये जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही क्लम्प करते रहते हैं एंड देयर आर नो लॉन्गर थाउजेंड्स ऑफ सेपरेट एटम, सिर्फ एक ही सुपर एटम है। बीईसी जो है वो यूज़ किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए। जो लाइट होती है इट अपीयर्स टू स्लो डाउन, ऐसा लगता है कि जब वो बीसी से पास कर रही है, बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट है जब इसे पास कर रही है तो वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है वो पार्टिकल को या वेव पैराडॉक्स को अच्छे से समझ पाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, सुपर फ्लूइड की भी होती है एंड ये कंडीशंस को भी मीन्स दे आर यूज टू स्टिमुलेट कंडीशंस दैट माइट एग्जिस्ट इन ब्लैक होल्स। 1995 में इसको फाइंड कर लिया गया था। सो साइंटिस्ट जो है वो फर्स्ट कोरल एंड सुपर कूल एटम्स को यूज़ करते हैं नियर ज़ीरो ग्रेविटी जब हो स्पेस के अंदर, तो वो यूज़ करते हैं। दे कैन मिक्स द इंग्रेडिएंट्स इन सच ए स्मॉलर कैचमेंट, जिसे कहते हैं ट्रैप। अर्थ सरफेस के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड फ्लाई अपार्ट। अर्थ पर जो लेबोरेटरीज होते हैं वो बॉयस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को भी बना सकते हैं फॉर अ मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स। अगेन हमें इतना डीपली नहीं जाना, सिर्फ हमें जो प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि आई थिंक इतना ही पूछा जाएगा। ओके, तो इससे ज़्यादा डिटेल जो होगी वो साइंस ऑप्शनल है अगर, तो उसके अंदर पूछा जा सकता है, अदरवाइज नो यूज़। नाउ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एथोराइजेशन सेंटर, तो इसको क्रिएट किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ताकि वो इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकें। ISRO दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बॉडी रहेगी जहाँ पे जो मिशंस होंगे वो मीन्स करे जाएंगे। प्राइवेट कंपनीज़ को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको भी वो भी एक्सप्लोर कर सके एंड मींस प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अब आउटर स्पेस ट्रेवल जो है वो ओपन है। नाउ सिग्निफिकेंस एंड इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं, तो इंडिया कुछ ही कंट्रीज़ में से है जिसके पास स्पेस सेक्टर की कैपेबिलिटीज़ है एंड इन रिफॉर्म्स के साथ जो सेक्टर है उसमें न्यू एनर्जी डायनामिज्म आएगा, कंट्री को हेल्प मिलेगी कि वो नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर जाए। इससे सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होगी बल्कि इंडस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर भी बनेगी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के अंदर। तो ISRO अलाउ करेगी टू फोकस मोर ऑन रिसर्च। देखिए जो प्राइवेट है उनको तो काम मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ISRO भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे, एक्सप्लोरेशन मिशंस पे एंड ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम पर। देन देखिए स्टैटिस्टिक्स डे, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, लास्ट ईयर हमने जो जून के करंट अफेयर्स किए थे उसमें भी किया था, इसमें भी दोबारा से करेंगे। तो 29 जून को ये सेलिब्रेट होता है। प्रोफेसर प्रशांत PC दैट इज़ प्रशांत चंद्र महालानोबिस के लिए, क्योंकि उनका काफ़ी योगदान रहा है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक प्लानिंग में। जो SDG गोल नंबर 3 है कि हेल्दी लाइव्स हो, वेलबींग हो, एंड SDG 5 जो है दैट जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एंड गर्ल्स को एम्पावर करना है, ये इस साल की थीम रही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ PC महालानोबिस का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये चीफ आर्किटेक्ट है इंडियन स्टैटिकल सिस्टम के, फादर भी हैं स्टैटिकल साइंस के। पहला इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट भी 1931 में कोलकाता में बनाया था। इनका जो जर्नल है सांख्या वो भी ध्यान रखिएगा। 1959 में इट वाज मेड एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड इन्होंने हेल्प किया था CSO को बनाने में, NSS को बनाने
बनाने में, ASI को बनाने में भी। ASI इज़ योर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये 3 कॉन्सेप्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कि किस तरीके से सैम्पल सर्वे की थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस को समझा जा सकता है। ये चेयरमैन भी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन सब कमीशन ऑन स्टैटिकल प्लानिंग के। 1936 में इन्होंने एक स्टैटिकल मेजर भी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा महालानोबिस डिस्टेंस। महालानोबिस मॉडल जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी एम्प्लॉय किया गया था, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में लाई गई थी। देन देखिए टॉपिक्स है अवेयरनेस इन स्पेस, नासाज गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट। तो नासा ने फाइनली रिसेंटली फाइनलाइज किया है एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इनिशियल क्रू मॉडल ऑफ द एजेंसीज गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये $187 मिलियन का है, जो कि ऑर्बिटल साइंस कॉरपोरेशन ऑफ डोल्स वर्जीनिया को दिया गया, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, नॉर्थरॉप ग्रोमन स्पेस की। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया है ताकि एक हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, जो कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का भी पार्ट है। एंड नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट विमेन एंड नेक्स्ट मैन जाएंगे मून पर बाय 2024। जो हेलो है दैट इज़ हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स, इसका मतलब है कि लिविंग क्वार्टर्स जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो है एस्ट्रोनॉट्स अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं वाइल विजिटिंग द गेटवे। सो ये जो क्वार्टर्स होंगे ये एक स्मॉल अपार्टमेंट के साइज़ के होंगे एंड ये लाइफ सपोर्ट देंगे नासा के ओरियन स्पेस क्राफ्ट को भी। नासा का गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट क्या है, ये गेटवे एक स्मॉल स्पेसशिप होगी जो कि मून का चक्कर लगाएगी एंड एस्ट्रोनॉट की ये मिशंस है टू द मून एंड उसके बाद मार्स के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ये एक टेम्पररी ऑफिस एंड लिविंग क्वार्टर है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जो कि 2,50,000 माइल्स दूर है अर्थ से। जो स्पेसशिप है इसके अंदर लिविंग क्वार्टर्स होंगे, लेबोरेटरीज होंगी साइंस एंड रिसर्च के लिए, डॉकिंग पोर्ट्स होंगे विजिटिंग स्पेस क्राफ्ट के लिए भी। नासा को ये गेटवे बनाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, एंड ये भी ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपैरिजन में जो ये गेटवे होंगे ये छोटे होंगे। तो नासा 2026 तक इसको कंप्लीट करेगी, जबकि जो स्पेसशिप का काम है वो अभी चल रहा है एंड 2022 तक नासा जो है वो पावर एंड इन सबको भी रेडी कर लेगी। आर्टेमिस हमें 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। ये नासा का नेक्स्ट मिशन है फॉर द मून। ठीक है, ये देखने के लिए कि जो सन की रेडिएशन है वो किस तरीके से रॉकी मून को हिट करती हैं, जबकि वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टेमिस जो है वो अपोलो की ट्विन सिस्टर है एंड गॉडेस है किसकी, माइथोलॉजी की, ग्रीक माइथोलॉजी की। ओके, सो इसको आप थोड़ा सा अपने आप से देख लीजिएगा। सो नाउ डिटेक्शन ऑफ फ्लोरीन इन हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स। तो एक स्टडी की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो हॉट एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स होते हैं उसके अंदर सिंगली आयोनाइज्ड फ्लोरीन जो है वो पाया गया है एंड दिस डिस्कवरी मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस कि जो ऑब्जेक्ट्स का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हीलियम जो है वो मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, हाइड्रोजन जो ओरिजिन है हाइड्रोजन डेफिशिएंट ऑब्जेक्ट्स का, वो मींस दोबारा से देखें थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स है, हैव बीन श्राउडेड इन मिस्ट्री। देयर सेवरल केमिकल पेक्यूलियरिस चैलेंजेस द थ्योरी ऑफ वेल डेवलप्ड स्टेलर of evolution as the observed chemical composition of these stars do not match with that predicted of low mass evolved stars. What is an extreme helium star? Extreme helium star is a low mass supergiant that is almost devoid of hydrogen, the most common element of the universe. तो एक्सट्रीम हीलियम स्टार क्या होता है, एक लो मास का सुपरजिएंट जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता एंड देयर आर 21 ऑफ देम डिटेक्टेड सो फार इन अवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के अंदर अभी ये 21 है। वाइट ड्वार्फ क्या होता है, वाइट ड्वार्फ जो है इज व्हाट स्टार्स लाइक द सन बिकम आफ्टर दे एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल। मीन्स अगर न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाए तो जो सन है वो कैसा हो जाएगा। एंड सेकेंड, जो नियर द एंड ऑफ इट्स न्यूक्लियर बर्निंग स्टेज, ये जो स्टार होते हैं ये एक्सपेल करते हैं अपना आउटर मटेरियल, एक प्लानिटरी नेबुला क्रिएट करते हैं एंड सिर्फ हॉट स्टार, हॉट जो कोर होगा स्टार का सिर्फ वही बचेगा। दिस कोर, यही जो कोर होगा फिर ये हॉट वाइट ड्वार्फ बनेगा जिसका टेम्परेचर 1 लाख केल्विन से भी ज़्यादा होगा
एंड अनलेस इट इज़ एक्रेटिंग मैटर फ्रॉम अ नियर बाय स्टार, क्योंकि ये जो फिर वाइट ड्वार्फ है ये ठंडा हो जाएगा बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। एंड टिपिकल जो वाइट ड्वार्फ है वो सन के मतलब साइज के हाफ हो सकता है मासिव के मास में, बट बिगर देन द अर्थ से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। नाउ कुछ अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो व्हाट इज एलिसा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट? तो आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्टेट्स को एडवाइस किया है कि वो सेरो सर्वेस करें, कि मेज़र करें कोरोना वायरस एक्सपोजर को इन द पॉपुलेशन यूजिंग LGG एलिसा टेस्ट। सो यही देखने के लिए कि जो एक्शन होगा वो आगे क्या होगा। नाउ ये टेस्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज। इससे ये यूज़ किया जाएगा ताकि एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जा सके जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती हैं एंटीजन्स या जो फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ने के लिए। ये ब्लड बेस्ड टेस्ट होंगे, हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिटी है। ये जो टेस्ट है ये ब्लड लेंगे पर्सन से, मीन्स थोड़ा खून निकाला जाएगा इंसान का, फिर सैंपल जो है वो स्मॉल वेल्स के अंदर प्लेट्स में रखा जाएगा, जैसे सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं शायद उस तरीके से होता होगा। देन इन प्लेट्स को कोट किया जाएगा एंटीजन से, एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस से, एंड अगर ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होंगी सो इट बाइंड्स टू द एंटीजन, एंड एक सबस्ट्रेट सॉल्यूशन भी ऐड किया जाएगा। सो अगर कलर चेंज हुआ देन एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज LGG? दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एक एंटीबॉडी है, हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट अ पैथोजन। ये 4 से 7 डेज में प्रोड्यूस होती हैं अगर पैथोजन्स जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, एंड 10 to 14 डेज में प्रोड्यूस होते हैं अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाए एंड ये पता चल जाए कि पर्सन जो है वो SARS-CoV-2 से क्या है, एक्सपोज हुआ है। नाउ ये रैपिड एंटीबॉडी किट्स एंड RT-PCR टेस्ट से कैसे डिफरेंट है? तो एलिसा एक रैपिड टेस्ट है। जो एलिसा बेस्ड टेस्ट होते हैं या पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड फॉर कंफर्मिंग, सिर्फ कंफर्म करने में नहीं बल्कि सर्विलेंस पर्पस के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। देन व्हाट इज़ ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग? तो काफ़ी सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मलयालम फिल्म के, वो नहीं चाहते कि उनकी जो मूवीज़ हैं वो रिलीज़ करी जाए ऑनलाइन कोविड-19 के बीच में। तो OTT क्या होता है, ओवर द टॉप मीडिया सर्विस। ये एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है जो कि मीडिया को हेल्प करता है एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। जो वीडियो होती है वो ऑन डिमांड आती है, बट ऑडियो स्ट्रीमिंग भी होती है, मैसेजिंग सर्विसेज, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी होती है। तो ट्रेडिशनल जो मीडियम है उसको क्या कर देते हैं, ये आउट कर देते हैं। ना इसके अंदर हाई वैल्यू कंटेंट मिलता है कम कॉस्ट पे, ओरिजिनल कंटेंट है जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम की तरह मल्टीपल डिवाइसेस के साथ ये सेट हो सकता है। RT-PCR टेस्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब किए जाते हैं? तो ये अभी हमने थोड़ा उसके साथ कंपैरिजन में भी किया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कि असिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं नज़र आ रहा है, हॉस्पिटल्स में या कंटेनमेंट जोन्स में विदर्भ के अंदर, उनको कोविड-19 टेस्ट कराना चाहिए यूजिंग RT-PCR, दैट इज़ रैपिड एंटीबॉडी एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये अनाउंस किया गया क्योंकि एक PIL फाइल हुई थी कि मेडिकल स्टाफ एंड पुलिस पर्सोनल इनका भी टेस्ट होना चाहिए। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस पर्सोनल, सैनिटेशन वर्कर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क प्ले कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो हो सकता है इनके साथ भी, इनको भी ना कोविड हो गया हो, दैट्स वाई। तो जो ये कैसे यूज़ किए जाएंगे, मीन्स एक हेल्दी ये जो SARS-CoV-2 वायरस है ये एक RNA वायरस है एंड इट इन्फ्लेट्रेट्स अ हेल्दी सेल टू मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव। सो RT-PCR टेस्ट यूज़ किया जाता है कि कहीं किसी को SARS-CoV-2 तो नहीं है। फिर RNA को कन्वर्ट किया जाता है DNA में एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज़ फॉर डिटेक्टिंग वायरस। सो SARS-CoV-2 जो RNA होता है वो डिटेक्टेबल हो जाता है रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंट्स के अंदर ही। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंट्स जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, फिर सैंपल को ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है। 35 साइकिल से इसको गुजरना पड़ता है एंड ऑफ द प्रोसेस अराउंड 35 बिलियन न्यू कॉपीज़ जो वायरल DNA के हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। सो थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स है।
ओके, देन देखिए जो मार्केट है दे दैट लेबल्स अटैच टू द डीएनए स्ट्रैंड्स एंड देन रिलीज अ फ्लूरोसेसेंट डाई, एंड व्हेन द अमाउंट गोज ओवर अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्लूरोसेंस मीन्स जब एक जो लेवल होता है उससे जब आगे आपका जो लेवल है वो निकल जाए, इट मीन्स वायरस प्रेजेंट है। जैसे हम जो थर्मामीटर है उसके अंदर टेम्परेचर नापते हैं ना कि अगर इससे ज़्यादा हो जाता है इट मीन्स फीवर है, सो इस तरीके का प्रोसेस होता है। Now, what is GPAI? That is Global Partnership on Artificial Intelligence. इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है फाउंडिंग मेंबर की तरह बनकर, एंड कि एआई को यूज़ करेंगे। सो GPAI एक इंटरनेशनल एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड एआई को यूज़ करेगा। ये फर्स्ट इनिशिएटिव है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं OECD के सेक्रेटेरिएट भी, एंड 2 सेंटर्स होंगे इसके एक्सपर्टीज़ के, मॉन्ट्रियल एंड पेरिस के अंदर। फाउंडिंग मेंबर्स बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, UK, USA एंड EU। सो इससे गैप कम होगा कि एआई की एक तो थ्योरी होती है, एक उसको यूज़ करना, हम कोलैबोरेट कर पाएंगे पार्टनर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इंडिया भी पार्टिसिपेट कर पाएगा एआई के ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर, एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ कर सकेंगे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो कि कंप्यूटर को बिहेव कराती है लाइक ह्यूमंस, उससे कॉग्निटिव टास्क, कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन वाले, जैसे थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग। नाउ सी नगर वैन स्कीम विद बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम था विद जो दैट इज़ उसको यूज़ करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नगर वैन स्कीम को लॉन्च किया है। ये अर्बन फॉरेस्ट्री पर फोकस करेगी। 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टेट्स को भी कि वो भी अर्बन अपने इकोसिस्टम्स को मैनेज कर सकें। बायोडाइवर्सिटी, अर्बन फॉरेस्ट्री होती क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो कन्फाइंड नहीं होनी चाहिए फॉरेस्ट एरियाज तक भी, बल्कि हमें अर्बनाइजेशन में भी उसको इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंडिया जहाँ पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, 35 ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 अपने यहाँ पर हैं, एंड पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सब जो है इन पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको सेव करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑयल स्पिल इन रशियाज आर्कटिक रीजन। तो रशिया ने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जब उनका पावर प्लांट जो था वो फ्यूल लीक हो गया आर्कटिक रीजन में, जिसकी वजह से 20,000 टन डीजल ऑयल का एक लोकल रिवर के अंदर आ गया, एंड जो सरफेस था वो क्रिम्जन रेड हो गया। तो इंसिडेंट कहाँ हुआ? ये हुआ अंबर नया रिवर के अंदर, एंड जो रशिया के जो क्रास्नोयार्स्क रीजन है वहाँ पर इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किए गए, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेटेड साइबेरियन पेनिनसुला है, एंड ये जो पावर प्लांट है ये रीजन के नोरल्सिक सिटी के पास है, 3000 किलोमीटर दूर है मॉस्को के नॉर्थ ईस्ट साइड में। लीक कैसे हुआ? जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो परमाफ्रोस्ट पे बना हुआ है, एंड ये काफ़ी टाइम से वीक हो रहा था क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो जिसकी वजह से जो पिलर्स थे जो पावर प्लांट के जो उस सपोर्ट कर रहे थे वो सिंक हो गए, मीन्स धस गए, जिसकी वजह से कंटेनमेंट जो है वो लॉस हो गया। 20,000 टन डीजल ऑयल जो है वो अंबर नया रिवर के अंदर चला गया, एंड विच हैज़ ड्रिफ्टेड 12 किलोमीटर ऑन इट्स सरफेस। तो रशिया ने क्या किया है? एक तो इंसिडेंट को देखने के लिए ऑर्डर दिया है, बूम ऑब्स्टेकल्स प्लेस किए गए, एंड बट दे वर अनएबल टू कलेक्ट द कंटेन द ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैलो वाटर था। 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च की गई हैं, पावर प्लांट के हेड को भी डिटेन कर लिया गया है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया। नाउ डैमेज क्या है? देखिए डिफ़िकल्ट है ये क्लीन करना शैलो वाटर्स के अंदर, एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट नोन ऑयल लीक है जो कि रशिया की हिस्ट्री में हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो डैमेज हुआ है वो 6
76 बिलियन रूबल्स का हुआ है, मीन्स 76 मिलियन डॉलर्स का, जिससे एंड एटमॉस्फेरिक डैमेज भी हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज एंड सॉइल पॉल्यूशन की वजह से। सो ये जो इंस्टॉल्ड ब्यूज है दे विल ओनली हेल्प कलेक्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन, एंड काफ़ी सारा पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में ही रह जाएगा। नाउ व्हाट डज द ऑयल स्पिल मीन फॉर परमाफ्रोस्ट? तो जो ग्राउंड है जो 2 या 2 से ज़्यादा साल तक फ्रोजन रहा हो, मीन्स बर्फ से ढका हुआ हो, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ये आप एरिया देख सकते हैं, ये रशिया का आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा आप अपने पीडीएफ के अंदर देख लीजिएगा। सो परमाफ्रोस्ट के अंदर रॉक होते हैं, सॉइल होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, आइस होती है। परमाफ्रोस्ट फ्रोजन रहता है काफ़ी सारे सालों तक, एंड नोरलसिक जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है परमाफ्रोस्ट पे। सो खतरा तो था ही, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी भी आइस जो है वो पिघल सकती है, एंड डीजल लीक हुआ तो उससे लोकल इकोलॉजी पर भी फर्क पड़ेगा। अंबर नया रिवर जो है वो प्यासिनो लेक के अंदर फ्लो करती है, एंड रिवर प्यासिना वो उसको कनेक्ट करती है, एंड देन ये कारा सी में जाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशियन। तो ये ज्योग्राफी के अंदर मैप में पूछा जा सकता है। देन देखिए साइक्लोन अम्फान आया था, जिसकी वजह से सुंदरबन को वो तबाह करके चला गया। इंडिया एंड बांग्लादेश में लास्ट मंथ आया था, जिसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बहुत मींस एक तरीके से जिनको एक जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मींस ज़रूरी हैं उनको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। स्टॉर्म का इम्पैक्ट डिवास्टेटिंग रहा, काफ़ी सारे लोग हैं जो सुंदरबन के अंदर रहते हैं, 28% सुंदरबन डैमेज हो गया है। मैसिव प्लांटेशन ड्राइव्स के बावजूद काफ़ी साल लग जाएंगे मैंग्रोव्स को स्टोर करने में, एंड एक्सपर्ट्स का कहना है जो मैंग्रोव्स है वो सिर्फ विंड स्पीड को ही कम नहीं करते बल्कि वेव्स को भी रोकते हैं। सुंदरबन कैसे अफेक्ट हुआ? साइक्लोन अम्फान मई 20 को आया था, भारी बारिश, स्टॉर्म, विंड्स चली 170 किलोमीटर पर आवर की, गस्ट अप टू 190 किलोमीटर पर आवर, एंड डायरेक्टली सुंदरबन के अंदर आ गए एंड उसको तबाह कर गए। 4.5 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं जो यहाँ के इकोसिस्टम को, फ्रेजाइल मीन्स विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, उस पर डिपेंड है, फार्मिंग, फिशिंग करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज उनकी लाइफ को मुश्किल बना रहा है। साइक्लोन एम्फान जो है उसने पूरी जो 100 किलोमीटर जो लेंथ है उसको तबाह कर दिया, बट इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, जो सॉल्ट वाटर था वो लैंड पर आ गया, एंड मीन्स एक तरीके से बहुत बुरा असर हुआ लाइवलीहुड्स पे। सलाइन वाटर ने जो फ्रेश वाटर फिश थी उनको भी मीन्स मार दिया, एंड अब उस पानी को जो लैंड है वो 5 साल तक वो यूज़ भी नहीं कर सकते। सो कोरोना वायरस तो थी प्रॉब्लम, एंड साइक्लोन के टाइम पे इस तरीके के स्टॉर्म आना, एंड सिंस द स्टॉर्म नंबर ऑफ जो केसेस थे कोरोना वायरस के वो भी वहाँ पर बढ़ गए, 5500 हो गए, एंड 3103 से जिसकी 300 डेथ्स भी हुई, एंड 181 डेथ्स तो सिर्फ साइक्लोन के डे ही हुई है। अब सुंदरबंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सुंदरबंस जो है वो 100 ऑफ आइलैंड्स है, नेटवर्क है रिवर्स का, ट्रिब्यूटरीज का, क्रीक्स का, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर 60% मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है, 27th रामसर साइट है, 4,23,000 हेक्टेयर जो है वो लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, होम है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, यहाँ पे रेयर और ग्लोबल थ्रेटन्ड स्पीशीज रहते हैं, जैसे रिवर टेरापिन हो गई, इरावाडी डॉल्फिन हो गई, वल्नरेबल फिशिंग कैट हो गई, एंड वर्ल्ड के 4 में से 2 हॉर्सशू क्रैब स्पीशीज यहाँ पर रहते हैं, 12 में से 8 किंग फिशर भी यहाँ पर रहते हैं, 2626 फॉनल स्पीशीज, एंड 90% कंट्री के मैंग्रोव वेराइटीज भी यहाँ पर मिल जाते हैं। देन देखिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो 12वां एडिशन बायनियल ओके एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया। सो 12th एडिशन रिलीज़ किया गया। ये जो इंडेक्स है ये 180 कंट्रीज़ को रैंक देता है 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर, 11 कैटेगरीज हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। एंड ये जो इंडेक्स है ये एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो डेवलप किया गया था, पहली बार पब्लिश हुआ था 2002 में, हेल्प करता है एनवायरमेंटल टारगेट्स को अचीव करने में, जिस तरीके से यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी मेंशन थे। सो एपीआई जो है इट वाज प्रिसीडेड बाय एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जो कि 1999 में पब्लिश किए जाते थे। दोनों इंडाइसेस येल यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिश करती है,
ठीक है, येल यूनिवर्सिटी है एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर एंड जॉइंट रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर ऑफ यूरोपियन कमीशन। इंडिया की रैंक ध्यान रखिएगा 168 है, 100 में से स्कोर आया है 27.6। 2018 में इंडिया की रैंक 177 थी। इंडिया का जो स्कोर है वो बिलो एवरेज है एनवायरनमेंट 5 की पैरामीटर्स पर, खासकर हेल्थ पर, एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर, मेटल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर। ओके, सो ये थोड़ी सी आश्चर्य है, मीन्स हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर इंडिया जो है वो सेकेंड पोजीशन पर है पाकिस्तान के बाद, 106 रैंक है एंड 11 कंट्रीज़ ही है जो इंडिया के पीछे हैं, जैसे कि बुरुंडी, हैती, छड, सोलोमन आइलैंड, मडगास्कर, ग्विनिया, कोटे डी आइवर, सिएरा लियोने, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड लिबेरिया। सभी साउथ एशियन कंट्रीज, सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़कर, वो सब इंडिया से आगे है रैंकिंग के अंदर। इंडिया को रीडबल करने होंगे अपने सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, ध्यान देना होगा वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज पर। अगेन डेनमार्क फर्स्ट प्लेस पे है, डेनमार्क के बाद लग्जमबर्ग एंड स्विट्जरलैंड है, यूके फोर्थ पोजीशन पर है। यूएस भी अब तो काफ़ी पीछे रह गया है, 24th पोजीशन है। नाउ दूसरा इंडेक्स है नेचर इंडेक्स 2020, ये भी रिलीज़ कर दिया गया है। ये डाटाबेस प्रोवाइड करता है ऑथर एफिलिएशंस का एंड इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स का। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस देखता है कि कितने आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश किए गए। 82 हाई क्वालिटी नेचुरल साइंस जर्नल्स होते हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स चूज़ करते हैं। ये जो डाटाबेस है इसे नेचर रिसर्च कंपाइल करता है, एक डिवीजन है स्प्रिंगर नेचर की, एंड ये रियल टाइम प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है कि कितनी हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट हुई है इंस्टीट्यूशनल, नेशनल या फिर रीजनल लेवल पर। मंथली इसको अपडेट किया जाता है एंड एनुअल टेबल्स में इसको रिलीज किया जाता है। सो अगेन नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस के अंदर हाई क्वालिटी रिसर्च को ये इंडिकेट करता है। नेचर इंडेक्स मैट्रिक्स, काफ़ी सारे मैट्रिक्स हैं जो कि ट्रैक करते हैं रिसर्च को, आउटपुट को एंड कोलैबोरेशन को। ये जो इंडेक्स इंक्लूड करते हैं आर्टिकल काउंट, फ्रैक्शनल काउंट, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल कोलैबोरेशन को भी। सो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं परफॉर्मेंस इंडियन इंस्टीट्यूशंस की, तो वो टॉप 30 के अंदर आई हैं। एक तो आपकी IACS, दैट इज़ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के अंदर है, इसकी 7th पोजीशन है। एक है आपकी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलोर में है, 14th पोजीशन है। एंड जो नेहरू बोस हैं वो नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता के अंदर, उसकी 30 पोजीशन है। जो टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस है लिस्ट के अंदर वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 39 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है, 116 पोजीशन है उसकी। IISc बैंगलोर की 184 है। टॉप 5 पोजीशंस जो है वो USA को गई हैं, चाइना, जर्मनी, UK एंड जापान को। देन देखिए एग्जॉटिक स्पीशीज़ को इंपोर्ट करने के लिए नई गाइडलाइंस सरकार ने दे दी है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, एंड नहीं चाहते कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो, जूनोटिक डिसीजेज आए। एग्जॉटिक लाइफ स्पीशीज़ मीन्स जो ओरिजिनल रेंज से न्यू जगह पर आए, एंड कुछ होती हैं जैसे कि बॉल पाइथन, स्कारलेट मकाऊ, सी टर्टल, शुगर ग्लाइडर, मार्मोसेट, ग्रे अफ्रीकन पैरट्स। नाउ व्हाट इट इंक्लूड्स एंड व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। सो ये इंक्लूड करते हैं वो एनिमल्स जो अपेंडिसेस 1st, 2nd एंड 3rd में आते हैं साइट्स के, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को ये इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ जो इम्पोर्ट हैं वो कवर होते हैं कस्टम्स एक्ट इन इंडिया में। काफ़ी सारे जो सिटीजन्स हैं वो साइट्स को, दैट इज़ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, उसको अपने साथ रखते भी हैं, एंड कोई देखिए यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके लिए नहीं है। इलीगली ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, एंड कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो स्टॉक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी कि किसके पास जो है वो होल्डर है ऐसे स्पीशीज़ का, एंड वॉलेंट्री डिस्क्लोज भी करेगी उस इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट 6 मंथ्स में। जो रजिस्ट्रेशन करानी होगी कि आपके पास कितने एनिमल्स हैं, न्यू प्रोपोगेनी क्या है, इम्पोर्ट या एक्सचेंज किसका किया है, जो डिक्लेयर है उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है अगर 6 मंथ्स के अंदर ही डिक्लेरेशन खुद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कर देती है। अगर 6 मंथ्स के बाद
होगी तो फिर डॉक्यूमेंटेशन भी कराना होगा। अगर कोई पर्सन इंपोर्ट करता है लाइफ एक्सोटिक एनिमल को तो उसे एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, एक लाइसेंस लेना होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से। जो इंपोर्टर है उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस ये बेटर मैनेजमेंट हो पाएगी स्पीशीज़ की, एंड होल्डर्स को गाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर वेटरिनरी केयर करनी है, हाउसिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वेल बीइंग। सो व्हाट इज़ मिसिंग? तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे कोई जवाब नहीं मिलता प्रॉब्लम्स को, एंड जो मैटर्स है इन्वेजिव स्पीशीज़ के, जूनोटिक डिसीजेस के, वो ध्यान नहीं रखे जा रहे हैं। एंड लेटर एडवाइजरी जो है वो मीन्स स्कोप ही बता रहे हैं बट अच्छे से मीन्स एलाबोरेट नहीं कर रहे हैं। सो एक तरीके से इसका क्रिटिसाइज किया गया है इसको। एंड जो लिस्टेड नहीं है मीन्स ग्रोइंग डोमेस्टिक ट्रेड होगी, दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट लिस्टेड अंडर द मीन्स जो साइट्स में लिस्टेड नहीं है, हो सकता है लोग उसको ट्रैफिकिंग करने लगे, जैसे शुगर ग्लाइडर्स की, कॉर्न स्नेक्स की। सो कोई मेंशन नहीं है वेलफेयर स्टैंडर्ड्स का, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। अब एशियाटिक लॉयन का सेंसस रिसेंटली कंडक्ट किया गुजरात गवर्नमेंट ने, डिटेल्स भी रिलीज़ कर दी गई हैं। ये सेंसस 5 साल में एक बार होता है, लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया था। पहला लॉयन सेंसस नवाब ऑफ जूनागढ़ ने किया था 1936 में। 1965 से ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे कर रही है। 6th, 8th एंड 11th सेंसस हर साल डिले हुए हैं। अब पाया क्या गया? 28% लॉयन की पॉपुलेशन बढ़ी है। लॉयन की पॉपुलेशन 2015 में 523 थी, अब 674 हो गई है। 36% एक्सपेंशन पाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन में। अब एशियाटिक लॉयंस जो है वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं, एंड पहले 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में थे, अब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। क्यों? क्योंकि जो लॉयन पॉपुलेशन है गुजरात के अंदर वो बढ़ी है, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छा उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया, हैबिटेट अच्छे से मैनेज किया गया, ह्यूमन लाइन के कन्फ्लिक्ट को दूर किया गया। जो सेंसस है कैसे कैरिड आउट किया जाता है, ये प्रीवियस सेंसस से कैसे डिफरेंट है? इस बार एक तो पार्टिसिपेशन कम हुआ। हर साल जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एनजीओस को, एक्सपर्ट्स को, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट को इनवाइट करता है कि आइए आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन इस बार उनको नहीं बुलाया गया। ठीक है। एंड जिस तरीके से न्यूयॉर्क का जो ब्रोंक्स जू था उन्होंने रिपोर्ट किया कि कोरोना वायरस जो है वो एक ह्यूमन से टाइग्रेस के अंदर भी आ गया था, तो ये एस्टिमेट किया गया इस बार ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। एंड ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज यूज की गई, जिसे कहते हैं पूनम अवलोकन। ये मंथली इन हाउस एक्सरसाइज होती है, फुल मून पर की जाती है। फील्ड स्टाफ और जो ऑफिसर्स होते हैं वो 24 घंटे असेस करते हैं लॉयंस को, उनकी लोकेशंस को। प्रीवियस सेंसस में तो देखिए 2000 पार्टिसिपेंट्स होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1400 इसको ही यूज़ किया गया। एंड ब्लॉक काउंटिंग मेथड को भी यूज़ किया गया। इसके अंदर जो मेथड्स जो इंडिया है वो इस मेथड को यूज़ करती है। जो सेंसस एन्यूमरेटर्स हैं वो वाटर पॉइंट्स में मीन्स स्टेशन हो जाते हैं अलग अलग जगह पर, एंड फिर लॉयंस को देखते हैं इन अ ब्लॉक, एंड डायरेक्ट देखते हैं मीन्स पानी पीने के लिए वो कम से कम 24 घंटे में एक बार तो आएंगे ही। सो दैट्स इस तरीके से यूज़ किया जाता है। न्यूअर मेथड्स को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि कैमरा ट्रैपिंग मेथड को यूज़ किया जाए, एंड उनके जो परमानेंट मार्क्स होते हैं उनको देखा जाए। नाउ कंसर्न्स क्या है? कुछ एक्सपर्ट जो है वो डाउटफुल हैं कि जो नंबर्स हैं ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि 12 लॉयंस जो थे वो तो मर ही गए थे अमरेली के फ्लड के अंदर 2015 सेंसस के बाद, एंड 2 डजन से भी ज़्यादा लॉयंस जो है उनको कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस हो गया था, बेबीसियोसिस हो गया था 2018 के अंदर, जिसकी वजह से 2 डजन लॉयंस मर गए थे। तो फिर इतने लॉयंस कैसे बढ़ गए? तो क्या ज़रूरत है कि लॉयंस को क्या रीलोकेट करने की ज़रूरत है अदर रीजन्स में? तो एशियाटिक लॉयन जो है वो सिर्फ गुजरात पे ही है, एंड सिंगल एपिडेमिक से हो सकता है अगर थोड़ी सी भी बीमारी फैले तो पूरी पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो इनको न्यू एरियाज़ में लेकर जाना चाहिए। अब ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये फैम में अनाउंस किया था गुजरात के स्टेट ने कि उनको वाटर अवेलेबल, वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल होगा, टास्क फोर्स होगा। रीलोकेशन ऑफ लायंस, कूनो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वहाँ पे इनको शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी ऑर्डर किया था कि कुछ लॉयंस को गुजरात से मध्य प्रदेश में पहुँचाया जाए। एशियाटिक लॉयंस जो है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में, एंड इनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है।
वाइल्ड लाइफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसके थ्रू डीपीएसपी के अंदर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के अंदर। आर्टिकल 246 7th शेड्यूल एंड कॉन्करेंट लिस्ट में भी ये कहा जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट एंड उनको इंक्लूड करना है फॉरेस्ट्स को भी। नाउ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून। तो थीम ध्यान रखिएगा, थीम है फूड, फीड, फाइबर, 3F है, एंड लिंक है ये बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ये जो डे है ये यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 1995 में इसे अडॉप्ट किया था। डेजर्टिफिकेशन का मतलब सिंपल है, सेमी एरिड एरियाज या ड्राई ह्यूमिड एरियाज के अंदर डिग्रेडेशन होना लैंड का ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से, ठीक है। सो ड्राई लैंड होना, दैट इज़ द सिंपल मीनिंग। UNCCD 1994 में बना था। ये सोल लीगल बाइंडिंग है, लीगल बाइंडिंग है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ओनली कन्वेंशन है जो रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 के अंदर अडॉप्ट की गई थी। जो इंटरनेशनल ईयर है डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन का वो 2006 है। फोकस एरिया एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज पर फोकस करना है। 197 पार्टीज़ हैं जिनका एम यही होना चाहिए कि हमें अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना है ओवर यूज एंड ड्रॉट से। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? MOEFCC, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया के लिए का क्या कंसर्न्स है? तो हमारा जो डेजर्टिफिकेशन है वो 26 स्टेट्स के अंदर है, एंड ये स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट में भी सामने आया। 80% से भी ज़्यादा जो डिग्रेडेड लैंड है वो सिर्फ 9 स्टेट्स के अंदर है। तो राजस्थान तो देखो इसके अंदर आई गई, राजस्थान के साथ गुजरात भी आएगा, गुजरात के साथ महाराष्ट्र भी आएगा, ठीक है। ऊपर से आओगे तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर इस तरफ से देखेंगे तो कर्नाटक, इस साइड से कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश भी आपका राजस्थान गुजरात से लगता हुआ है। देन नीचे से आपका आ जाएगा तेलंगाना। नाउ टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो डेजर्टिफिकेशन में हाई हैं, राजस्थान का जैसलमेर, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एंड स्पीति, जम्मू कश्मीर का कारगिल। तो ये ध्यान रखिएगा। कारण क्या है? वाटर इरोजन, विंड इरोजन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, वेजिटेशन डिग्रेडेशन, सैलिनिटी एंड अदर्स। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे भी मनाया जाता है 17 जून को। ग्लोबल अवेयरनेस है कि भाई एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स को बचाइए। तो 3 क्रोकोडाइलियन स्पीशीज है, एक तो मगर है, मार्श क्रोकोडाइल जिसे कहते हैं, देन एस्टुअरिन या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, एंड हमारा घड़ियाल है। डाउ सबसे पहले मगर को, अब मगर की आपको डायग्राम भी दिख रही होगी। सो ये इंडियन क्रोकोडाइल है, मार्श क्रोकोडाइल है, ये वल्नरेबल है, तो मैंने इसको MV से लर्न किया हुआ है। ये सिर्फ फ्रेश वाटर स्पीशीज के अंदर ही पाया जाता है। घड़ियाल फिश खाता है, एंड ये आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने GCE लिखा हुआ है, एंड ये नेशनल चंबल सेंचुरी, कटारनी घाट सेंचुरी, सन रिवर सेंचुरी के अंदर पाया जाता है, ओके। एंड उड़ीसा की सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी के अंदर भी। देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सबसे लार्जेस्ट होता है रेप्टाइल्स के अंदर, ये लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिस्ट कंसर्न है सॉल्ट वाटर। नाउ इंडिया में काफ़ी सारे क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जैसे कि घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो उड़ीसा में 1975 में ऑप्ट किया गया था। मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी इनिशिएट किया गया था, एंड 3 स्पीशीज जो थे वो इंडियन क्रोकोडाइल्स के कहा गया था कि इनको बचाने की ज़रूरत है। देन डंगामल के अंदर बोला प्रोजेक्ट चल रहा है, उड़िया टर्म है ये बोला, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, एंड डंगमल जो है वो भितरकनिका सेंचुरी के अंदर पाया जाता है। राम तीर्था के अंदर आपका चल रहा है मगर प्रोजेक्ट। राम तीर्था जो सेंटर है वो उड़ीसा के अंदर है, एंड मगर क्रोकोडाइल्स के लिए है। घड़ियाल प्रोजेक्ट है तिक्करपाड़ा उड़ीसा के अंदर। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स है एट नंदनकनन उड़ीसा के अंदर। तो ये नेम्स है, इनको लर्न कर लीजिए। देन देखिए डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, तो नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD ने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। 24 जून को 5 साल का प्रोजेक्ट होगा। कम हमें कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करना है, ट्रांसपोर्ट एमिशंस को रोकना है, ठीक है। देन ये ट्रांसपोर्ट डीकार्बोनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वर्ल्ड रीजन्स के अंदर सभी के अंदर चल रही है। इसके अंदर इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को सब पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इंटरनेशनल जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है वो भी इनको सपोर्ट करता है। इससे इंडिया को कैसे हेल्प मिलेगी? क्योंकि इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो 3rd मोस्ट ग्रीन हाउस एमिटिंग सेक्टर है, एंड काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही आता है। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में से 13% ट्रांसपोर्ट सेक्टर में से आता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
हर साल जो है 6% हमें इंक्रीज ही हो रहा है, एंड ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग इसकी करनी होगी एंड फिर डिसीजन अच्छे से लेने होंगे। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम 2006 में क्रिएट किया गया था, 43 कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने क्रिएट किया था। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है OECD के अंदर, ये 60 मेंबर कंट्रीज है एंड ये ऑर्गेनाइज करते हैं एनुअल समिट टू ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स। ये सिर्फ ओनली ग्लोबल बॉडी है जो कि सभी ट्रांसपोर्ट नोड्स को कवर करती है, इंटीग्रेटेड है OECD के साथ, लेकिन एंड ऑटोनॉमस भी है। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस फ्रांस के अंदर फ्रांस के अंदर है। देन देखिए, ओजोन पॉल्यूशन इज स्पाइक्ड इन सेवरल सिटीज ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो एक एनालिसिस की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कि जो पार्टिकुलेट मैटर और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो तो कम हुए, लेकिन ओजोन इंक्रीज हुआ। तो ओजोन एक सनी वेदर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर एंड हाईली वेरिएबल रहता है पूरे साल। ये जो सर्ज है ये समर पॉल्यूशन की वजह से पाया गया, हाई विंड्स, इंटरमिटेंट रेन्स, थंडर स्टॉर्म्स, हाई टेम्परेचर एंड हीट वेव्स की वजह से। ओजोन एक कलरलेस रिएक्टिव ऑक्सीडेंट गैस होती है जो कि एटमॉस्फेरिक स्मॉग बनाती है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, हीट एंड सन, नाइट्रोजन ऑक्साइड कार से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, वॉल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल से, सॉल्वेंट से, एंड ये जब मिल जाता है तो क्या बनाते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो डायरेक्टली किसी सोर्स से नहीं बल्कि NO2 एंड VOC से जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उससे मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओजोन ग्राउंड लेवल पर हार्मफुल है, पीपल एनवायरनमेंट को बुरे तरीके से अफेक्ट करता है, स्मोक का एक इंग्रेडिएंट बनता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को अफेक्ट करता है, ट्रीज को अफेक्ट करता है, जो स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, लॉन्ग लिव ट्रीज होते हैं, उनको भी अफेक्ट करता है। देन देखिए, स्पार्क दैट इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो IIT मद्रास के कुछ रिसर्चर्स जर्मनी को हेल्प कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस पाए जाए। ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पार्क के अंदर लिया गया है, दैट इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन। ये ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सके इन एंटिसिपेशन ऑफ ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। जो कन्वेंशनल मेथड्स थे उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था जो कि अगेन एक ग्रीन हाउस गैस है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम यही है कि कम कॉस्ट पे इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बने ताकि हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शंस जो है उनको भी देखा जा सके। स्पार्क किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसमें रिसर्च इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा, 600 जॉइंट रिसर्च प्रपोजल्स को अवार्ड किया जाएगा 2 इयर्स तक। IIT खड़गपुर जो है वो इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है जो कि स्पार्क प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इनिशिएटिव MHRD का है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी, IIT खड़गपुर। देन देखिए, ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंट यूनियंस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, वो यूनियन एनवायरनमेंट प्राइम जो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, उनको कहा कि आप EIA नोटिफिकेशन 2020 को होल्ड पर रख दीजिए। EIA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है ताकि जो देखा जा सके एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पे पब्लिक से भी बात होती है एंड जो पीरियड है वो कम करने की बात कही गई है, मैक्सिमम 40 डेज तक, तो 30 से 20 डेज कम करने की बात कही गई है। ये वो टाइम होता है जब पब्लिक को दिया जाता है कि आप अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो लेकर आइए। ये उन एरियाज़ के लिए होता है जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज़ है एंड बिना पब्लिक हियरिंग के तो जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी दिक्कत दे सकती है। नाउ देखिए, जो ये जो इंक्रीजिंग वैलिडिटी है एनवायरनमेंट को क्लियर करने की माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए, इससे अगेन देखिए हम अपने एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, ख़राब ही करेंगे। तो EIA एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ताकि ये देखा जा सके कि प्रोजेक्ट का हमारे एनवायरनमेंट पर असर क्या होगा, लोगों के व्यूज़ जाने जा सके कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस प्रोसेस में सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है जहाँ पे पूरी स्टडी की जाती है, देन स्कोपिंग, क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं उनको असेस किया जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एक्सपर्ट नॉलेज, पब्लिक एंगेजमेंट, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी देखे जाते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव्स को देखा जाता है, उन्हें असेस किया जाता है, उनका इम्पैक्ट इवैल्यूएट किया जाता है। फिर EIA की रिपोर्ट आती है जिसके अंदर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान होता है, समरी प्रोवाइड की जाती है, फिर डिसीजन लिया जाता है एंड देन लास्ट में मॉनिटरिंग, कॉम्प्लायंस, एनफोर्समेंट एंड एनवायरनमेंट ऑडिटिंग की जो सोचा था क्या वो वैसा ही हुआ या फिर नहीं। तो ये आपको
जो आपकी एनवायरनमेंट की बुक है शंकर आईएएस की, उसमें आपको मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज एंथ्रोपोस? तो एंथ्रोपोस को ग्रेट पोस भी कहते हैं। ये यूके के रिसर्चर ने इस टर्म को कॉइन किया है। ये कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन पीरियड एंड उसके स्पीशीज पर क्या असर रहा वो देखने के लिए। नाउ चिले के सैंटियागो के अंदर, जैकल्स इन द पार्क्स ऑफ टेल एविव इन इजराइल, डॉल्फिन इटली के, मंकी थाईलैंड के, तो ये उन सब पर देखा गया। स्टडी क्यों की गई? क्योंकि नेचर जो है ऐसा लगा कि चेंज हो रहा है, अर्बन एनवायरनमेंट एंड द मोर एनिमल्स है, बट अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स भी थे। तो कुछ एनिमल्स जो है वो उन्होंने लॉकडाउन को और चैलेंजिंग बनाया। अर्बन ड्वेलिंग एनिमल्स जैसे कि रैट्स, गर्ल्स, मंकीज, जो कि उन मीन्स फूड पे डिपेंड होते थे, जैसे ह्यूमंस उनको बाहर फेंकते थे, तो लॉकडाउन की वजह से उनकी लाइफ डिफिकल्ट हुई। एंड रिसर्चर्स ने पाया कि रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन में, एंड ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है इकोसिस्टम को, प्रिडिक्ट करने हैं ग्लोबल जूनोसिस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस को भी। नाउ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। नाउ सी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो 68 डेज जब से जो लॉकडाउन था वो लगा कोविड-19 की वजह से, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक दिन में 1.3 ऑर्डर्स इशू किए। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी फर्स्ट टाइम इन्वोक किया गया, एंड सुनामी के बाद बना था ये 2004 जब आई थी सुनामी। तो जो डीएम एक्ट है, कोविड-19 फर्स्ट प्लान इंडियन बायोलॉजिकल डिजास्टर, इसको हैंडल किया गया एंड रूल्स इम्पोज किए गए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी कहा गया कि आप अपने रूल्स जो है वो खुद फ्रेम कर सकते हैं जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग। लीगल बेसिस एंट्री नंबर 23 है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ही आता है। एंट्री नंबर 29 कॉन्करेंट लिस्ट की यही कहती है। ये ध्यान रखिएगा, एंट्री नंबर पूछी जा सकते हैं, किस कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं, स्टेट लिस्ट में आती हैं या यूनियन लिस्ट में आती हैं, ये पूछा जा सकता है। एंट्री 29 ये कहता है कि जो एक्सटेंशन है प्रिवेंशन का फ्रॉम वन स्टेट, कि कोई इन्फेक्शियस कॉन्टैजियस डिसीज़ हो तो उसको स्पेसिफिक लॉ मेकिंग से रोका जा सकता है। नोटिफाइड डिजास्टर क्या होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोविड-19 आउटब्रेक को उन्होंने एक नोटिफाइड डिजास्टर माना। डीएमए एक्ट 2005 क्या था? यही कि डिजास्टर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या रहे। 2006 में ये फोर्स में आया था, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे किया जाए डिजास्टर्स का। एंड इसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की गई थी जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना सकती हैं। पावर जो होती हैं वो दी जाती हैं एंड एक्सटेंसिव पावर्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं इसके अंदर, एंड कोई भी डायरेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो आपका नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इशू करे तो वो फॉलो करनी होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, एंड एडिक्वेट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हैफ्ट तो होता ही है डिसीजंस लेने के पीछे। देन देखिए सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, तो ऑनगोइंग सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट्स टू द प्रेजेंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये एक नई रिसर्च है, इसे पब्लिश किया नेशनल अकेडमिक ऑफ साइंसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। जो मास एक्सटिंक्शन है मीन्स जहाँ पे अर्थ ने 3/4 से भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ है उन्हें लूज़ कर दिया। 5 मास एक्सटिंक्शंस पाई गई एंटायर हिस्ट्री में, एंड जो 5 मास एक्सटिंक्शन है वो लास्ट 450 मिलियन ईयर्स में हुई। 70 से 95% स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिस्ट्रक्ट हुए। क्यों? कैटास्ट्रॉफिक ऑल्ट्रेशंस की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, ओशियनिक ऑक्सीजन एंड कॉलिजन की वजह से विद एन एस्ट्रॉइड्स। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इन स्पीशीज़ को रिगेन करने में। नाउ सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्यों है? सिक्स्थ मास इसीलिए है, इसको एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी कहा गया। रिसर्चर्स ने कहा कि ये मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। ह्यूमंस के लिए क्यों एट्रीब्यूटेबल है? क्योंकि वन ऑफ द रीज़न यही है, ह्यूमैनिटी ही खतरा है, ठीक है, हम ये जानवरों के लिए। स्पीशीज़ का लॉस होना, हमारे एंसेस्टर्स ने एग्रीकल्चर देखिए 11,000 साल पहले से डेवलप किया। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से 7.7 बिलियन बढ़ गई है। आप ज्योग्राफी के अंदर जो 12th क्लास की बुक है उसमें अंदर थोड़ा देखिएगा, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है, ह्यूमन पॉपुलेशन कितने सालों में कितनी बढ़ी। 400 से भी ज़्यादा वर्टिब्रेट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 177 से भी ज़्यादा एनिमल्स जो है वो अपना 80% से भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ है वो लूज़ कर चुके हैं।
कभी लीगल कभी इलीगल ट्रेडिंग की वजह से, ट्रेड की वजह से काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ है वो कुछ डिकेड्स के अंदर सेफ रहे तो अब वो इंडेंजर्ड है, चीता, लॉयन, जिराफ्स की वजह से। एंड सिर्फ 20,000 लॉयंस ही वाइल्ड में बचे हैं, 7,000 से भी कम चीता, 500 से भी 1,000 जेंट पैंडास बचे हैं, 250 राइनोसोरस। तो काफ़ी सारे जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो लूज़ हो रहे हैं। वल्नरेबल रीजन्स ट्रॉपिकल रीजन्स ही हैं। तो क्या होगा अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो इम्पैक्ट यही रहेगा, दिखेगा हमें क्रॉप पॉलिनेशन पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो ये जो हनी हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो एनिमल पॉलिनेशन पर ही डिपेंड करती है, तो काफ़ी सारी हमें प्रोडक्ट्स मिलने भी बंद हो जाएंगे। जेनेटिक एंड कल्चरल वेरिएबिलिटी से पूरा इकोसिस्टम पर चेंज आएगा। नाउ सी आसाम गैस लीक। तो 27 मई की मॉर्निंग को नेचुरल गैस जो है वो आसाम से बाहर निकली, एक सडन अनकंट्रोल रिलीज हुआ गैस ऑयल का। एंड ये तब हुआ जब आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड बागजन गैस वेल से ब्लो आउट हुआ। जो लोग थे आसपास के उन्हें बाहर निकाला गया। काफ़ी सारे फिश एंड जो गैंगेटिक जो डॉल्फिन है वो मर भी गई। करंट डिस्चार्ज कितना रहा, ये थोड़ा न्यूमेरिक टर्म्स है, 90,000 SCMD इतना रहा, फार हाइयर है। देन देखिए ब्लो आउट्स क्यों हुआ, जो प्रेशर बैलेंस था एंड वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ टाइम पे तो जो किक्स हैं वो सडन ब्लो आउट के अंदर टर्न हो सकती थी और भी। सो क्यों होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस हैं, पुअर वर्कमैनशिप की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, बैड मेंटेनेंस की वजह से। कंट्रोल करना क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रिजर्वर का साइज़ एंड जो प्रेशर होता है इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं एंड इनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स जो होती है वो मीन्स एक तरीके से रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाती। क्या करने की ज़रूरत है, तो काफ़ी सारे महीने लग जाएंगे। पहली बात तो इसको ठीक करने में पहला स्टेप यही है टू पंप इन वाटर, ताकि जो गैस है वो फायर ना पकड़ ले। नेबरहुड पे 1610 फैमिलीज, 2,500 से 3,000 लोगों को रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया गया है। रिवर डॉल्फिन जो है वो मरी है, वैरायटी ऑफ फिश जो है। एंड एक मेगुरू मोटापुंग आइलैंड जो कि इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है उस पर भी फ़र्क पड़ा है। देन दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, एरियल डिस्टेंस 900 मीटर दूर है दिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क, वहाँ पर भी जो रेयर एंड जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है फ्लोरा फोना की, उन पर भी फ़र्क पड़ा। नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस एक क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है सभी फॉसिल फ्यूल्स में, एक फीड स्टॉक की तरह काम करता है, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करता है। नाउ इन फ्लोज मुंबई, तो ये एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। मुंबई ही सिर्फ एक ऐसी सिटी है चेन्नई के बाद जिसके पास ये सिस्टम है। तो इसके अंदर अलर्ट मिल जाता है फ्लड प्रोन एरियाज़ का 6 to 72 आवर्स मीन्स एडवांस में ही पता चल जाता है कि कहाँ पर फ्लड आने वाला है। तो मुंबई जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी जाना जाती है वो काफ़ी फ्लड्स फेस कर रही है काफ़ी टाइम से। एंड रिसेंट फ्लड जो था वो 29 अगस्त 2017 को भी हुआ था। एंड सो 26 जुलाई 2005 में भी हुआ था, जहाँ पे रेनफॉल 94 सेंटीमीटर हाई हो गई थी एक ही 24 घंटे के अंदर ही, 100 ईयर में ऐसा हुआ था। नाउ अर्बन फ्लडिंग जून टू सितंबर सिटी के अंदर देखी जाती है। ट्रैफिक, रेलवे सब खराब हो जाता है, एयरलाइंस एंड आप एयरलाइन से केरला वाला आपको इंसिडेंट भी याद होगा कि किस तरीके से वहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया टेबल टॉप की वजह से। जो फ्लड्स है उनके लिए प्रिपेयर्डनेस हो पाएगी, इसलिए इनफ्लोज वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। देन देखिए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू NDRF गेट ग्रीन लाइट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है कि इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलप माना जा रहा है, क्योंकि डोनेशन जो है वो PM केयर्स फंड के अंदर भी जानी जाती हैं। एंड ये ध्यान रखिएगा ये पब्लिक अथॉरिटीज़ नहीं है, तो ये RTI के अंदर नहीं आती। NDRF जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके सेक्शन 46 के अंदर बना था, ताकि कोई भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसके एक्सपेंसेस को मीट किया जा सके, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को भी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके फंड्स को मैनेज करती है एंड पब्लिक अकाउंट्स के अंदर ये है, लेकिन अंडर रिजर्व फंड्स नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। सो ये क्यों सेटअप किया गया था, प्राइम मिनिस्टर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपील की थी कि ये बनाया जाना चाहिए ताकि जो फंड है वो कैलामिटीज़ के टाइम पे यूज़ किए जा सके।
देन देखिए स्टाइरिन गैस लीक केस, तो ये आपको सभी को पता होगा, लास्ट मंथ भी हमने किया था। आंध्र प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट ने जो टाइम है रिपोर्ट सबमिशन का वो बढ़ा दिया है जून 30 तक, एंड ये जो कमीशन है अब ये इन्वेस्टिगेट कर पाएगी मई 7 को भी, जिसकी वजह से 12 पर्सन्स मरे थे आर वेंकटपुरम विलेज के अंदर। एंड क्या कारण थे इंसिडेंट के, क्या सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं। तो स्टाइरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, रेजिन्स बनाए जाते हैं, मेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज में यूज़ किया जाता है। ये एक पॉइजनस और एक इनफ्लेमेबल गैस है, इसको पीवीसी गैस भी कहते हैं, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड ये पीवीसी के मैन्युफैक्चर में काम आती है। 20th मोस्ट यूज्ड केमिकल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। एंड ये जो केमिकल है वो एयर वाटर सॉइल में अगर एक बार रिलीज हो जाए तो फिर वो 1-2 डेज में मीन्स फैलने लग जाता है, एंड इट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो सॉइल तक पहुंच जाए। तो स्टाइरिन कुछ प्लांट्स, कुछ फूड्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, कभी कभी कोल टार के अंदर भी पाया जाता है। ओके, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड इट, एंड हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स का और एक वीडियो देंगे। आई नो कि वीडियोस आपको थोड़ी लेट मिल रही हैं, आप सभी को पता है कि अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम है, एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इसलिए जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपका करंट अफेयर्स के वीडियोज़ बनाकर दूँ। सो प्रॉमिस तो मैंने किया ही है, तो वो तो खैर मैं आपको सारी वीडियोज़ बनाकर दूंगी, तो थोड़ी लेट मिल सकती है बट वीडियोज़ मिलेंगी ज़रूर। सो आपको जब भी वीडियो मिले आप तभी इसको रिवाइज कर ले, एंड तब तक बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर लगे रहिए, ठीक है। प्रीलिम्स बहुत पास है, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। सो सेकेंड लास्ट वीडियो फॉर इंस्टा जून 2020 करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। एक और वीडियो आएगी प्रीलिम्स फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स की, एंड आज ये वीडियो जो है इसके अंदर मैं सभी जून का करंट अफेयर कंप्लीट कर दूंगी। सो थोड़ी लेंदी वीडियो रहेगी, एंड कुछ पेजेस थे, 2 पेजेस थे जो लास्ट वीडियो में नहीं थे, दैट इज़ 123 एंड 124 पेज। तो पहले वो 2 पेजेस करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स के इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम्स स्टोरेज, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers। ये पेजेस लास्ट की वीडियो में स्किप हो गए थे, सो दैट्स वाई। सो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, तो पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। किसकी जगह? ट्रेडिशनल जो मीन्स ट्रांसप्लांटेशन करते थे वो पैडी का, उसकी जगह, क्योंकि इस टाइम पर जो कोविड-19 है उसकी वजह से एग्रीकल्चर लेबरर्स की कमी है, एंड दैट्स वाई। सो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है? यहाँ पे जो प्री जर्मिनेटेड राइस सीड्स होते हैं वो डायरेक्टली मीन्स अगर आपने कभी देखे हों पानी के अंदर जो राइस के जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं वो बोने होते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, जो प्री जर्मिनेटेड सीड्स होंगे वो डायरेक्टली ड्रिल किए जाएंगे फील्ड में बाय अ ट्रैक्टर पावर्ड मशीन। सो यहाँ पर कोई नर्सरी प्रिपरेशन नहीं होगी, कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा। फार्मर्स को सिर्फ अपना जो लैंड है वो लेवल करना होगा, मीन्स एक जैसा करना होगा, ऊपर नीचे ना हो, एंड गिव 1 प्री सोइंग इरीगेशन। कन्वेंशनल मेथड से ये कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग पैडी के अंदर जो फार्मर्स होते थे उन्हें नर्सरीज, वही छोटी छोटी सी जो फसलें होती हैं वो उन्हें ग्रो करनी होती थी ज़मीन के अंदर, वेयर द पैडी सीड्स आर फर्स्ट सोन एंड रेज्ड इनटू यंग प्लांट्स। नर्सरी सीड बेड इज 5 to 10% ऑफ द एरिया टू बी प्लांटेड। नाउ दी सीडलिंग्स आर देन अपरूटेड, और जो रीप्लांट किए जाते थे 25 to 35 डेज लेटर। सो ये थोड़ा आपको वो वाला मेथड था। लेकिन अब जो डायरेक्ट सीडिंग राइस है वो जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड है वो यूज़ किया जाएगा, इससे पानी की बचत होगी, एंड जो पहला इरिगेशन होगा वो 21 डेज बाद ही करना होगा, ठीक है। एंड ट्रांसप्लांटेड प्लांट पैडी की तरह ना होकर यहाँ जहाँ पे जो वाटरिंग था वो डेली मीन्स वहाँ पे पानी हमेशा देना पड़ता था, लेकिन इसमें हर दिन नहीं देना होगा। इसके अंदर सिर्फ 3 लेबर्स की ज़रूरत होगी 1 एकड़ ऑफ पैडी के लिए, एंड जिससे कि अराउंड 2400 रुपीज़ पर एकड़ लगेंगे। सो
जो कॉस्ट है हर्बिसाइड्स की वो भी 2000 पर एकड़ से ज़्यादा नहीं जाएगी। मीथेन एमिशंस कम होंगे। लिमिटेशंस क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की इसके अंदर कमी है। सीड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होगी, मींस 1 केजी के लिए कम से कम 8 to 10 केजी चाहिए, जबकि ट्रांसप्लांटिंग में 4 to 5 केजी चाहिए होता है सिर्फ। देन जो लैंड लेवलिंग है वो इसके लिए कंपलसरी है, जबकि ट्रांसप्लांटिंग के अंदर लेवल करना लैंड को ज़रूरी नहीं होता। सो ये था एक तो टॉपिक, और एक टॉपिक था जीएम सीड्स द डिबेट एंड द सोइंग एजिटेशन। करंट खरीफ सीजन के अंदर फार्मर्स जो है वो जीएम सीड्स को ग्रो कर रहे हैं फॉर मेज, सोयाबीन, मस्टर्ड ब्रिंजल एंड एचटी कॉटन, जबकि ये अप्रूव्ड नहीं है। तो इसके लिए जो शेखतरी संगठन है फार्मर यूनियन, उन्होंने अनाउंस किया है फ्रेश प्लान्स इन इट्स एजिटेशन फॉर यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ऐसा क्यों है, ये मूवमेंट किस लिए है? तो ये संगठन ने अनाउंस किया कि इस साल वो लार्ज स्केल ये जो अनअप्रूव्ड जीएम क्रॉप्स है इनको ग्रो करेंगे, जैसे कि मेज, एचटीबीटी कॉटन, सोयाबीन एंड ब्रिंजल अक्रॉस महाराष्ट्र। ये जो फार्मर्स हैं वो इन वेरिएंट्स को जो ग्रो करेंगे, दे विल पुट बोर्ड्स ऑन देयर फील्ड्स, मतलब बोर्ड लगाएंगे अपने खेतों में, ये प्रोक्लेम करने के लिए द जीएम नेचर ऑफ देयर क्रॉप। तो इससे एक अटेंशन मींस ड्रॉ हो रही है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है या फिर नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? जिसके अंदर जो मीन्स जो एलियन जीन होता है आपका, जो ओरिजिनल नहीं होता, बल्कि इट मीन्स एक ट्रांसेंड किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एलियन जीन को सीड्स के अंदर। ये एलियन जीन जो है वो प्लांट से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है, एंड सॉइल बैक्टीरियम से भी हो सकता है। इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन ही जीएम क्रॉप अलाउड है, एंड इसके अंदर 2 एलियन जीन्स होते हैं। एक तो सॉइल बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, एंड एचटीबीटी कॉटन जिसका अंदर एडिशनल जीन डालना पड़ता है फ्रॉम अनदर सॉइल बैक्टीरियम विच अलाउज द प्लांट्स टू रेजिस्ट द कॉमन हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट। बीटी ब्रिंजल के अंदर जीन जो है वो अलाउड होता है फ्रूट एंड शूट बोरर का। डीएमएच 11 मस्टर्ड के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ओके, नाउ लीगल पोजीशन क्या है जीएम क्रॉप्स की? तो इसके लिए एक हमारी एपेक्स बॉडी है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। पेनल्टी, अगर अनअप्रूव्ड जीएम वेरिएंट यूज़ किया जाता है तो उससे 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। फार्मर्स इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे खर्चा जो होता है वो कम आता है। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स यही है इसके जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है एंड इनको कॉमर्शियली रिलीज करना, तो जो चेंजेस है वो लंबे समय के लिए ह्यूमंस को हार्म पहुंचा सकते हैं। नाउ इंटरक्रॉपिंग, ये पेजेस हम कर चुके थे, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पेजेस से, मीन्स जो ये पेजेस है ये हमने कर चुके हैं, अब हम आगे से करेंगे। ओके।